हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के कंप्यूटर के एक और चैप्टर को, जो कि है कनेक्टिंग वेब एप्स टू डेटाबेस। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो वेब ऐप होता है उसको किस तरीके से हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। वेब ऐप का मतलब है यहाँ पे जैम से। हम लोग जो है जैम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैम को किस तरीके से डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जो हम किस तरीके से डेटाबेस में वर्क कर सकते हैं, कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उनमें डेटा इंसर्ट करा सकते हैं और उसको कैसे जो है हम वेब ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो जैम एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और देखिए, जो चैप्टर है वो आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर नंबर पे हो सकता है। तो अगर आपकी बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कि जैम को डेटाबेस से कनेक्ट करने की बात की जा रही है, मतलब कि वेब ऐप को डेटाबेस से कनेक्ट करने की बात की जा रही है, या आपको सीखना है कि किस तरीके से वेब ऐप्स को जो है डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, तो आपको जो है इस चैप्टर को पूरा ध्यान से देखना है, जिससे कि जो है आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सके। तो चैप्टर नंबर पर आप लोग मत जाना। आई थिंक ये चैप्टर नंबर जो है आपका 8 है। हो सकता है आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 पे दे रखा हो या चैप्टर नंबर 9 पे दे रखा हो, तो इस चीज़ से आप लोगों को कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं कि हमें जो है वेब ऐप को डेटाबेस से कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो देखिए, आजकल के टाइम में डेटा टर्म जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। हम सब लोग ही जो है डेटा टर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि आजकल के टाइम में सभी लोग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं कस्टमर्स और बिजनेस भी, जिसमें कि इन्वॉल्व है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स। मतलब कि ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से आजकल के टाइम में जो है एक ह्यूज डिमांड है किसकी, वेब ऐप्स की। क्यों है वेब ऐप्स की रिक्वायरमेंट? इसलिए है क्योंकि जो डेटा ऑल ओवर द वर्ल्ड जनरेट हो रहा है, ऑनलाइन लोग जो है परचेस कर रहे हैं चीज़ों को, ऑनलाइन जो है चीज़ों को बेच रहे हैं, सर्विसेज को बेच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जो डेटा है उसको हैंडल करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हैंडल करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए वेब ऐप्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि जो डेटा है उसको इजीली प्रोसेस करके कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जा सके या फिर एक्सेस किया जा सके। तो इसलिए जो वेब ऐप्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं की हेल्प से जो है डेटा प्रोसेस होता है और एक्सेस भी कस्टमर्स करते हैं। तो जो वेब ऐप्स होते हैं वो इस काम में आपको हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो वेब ऐप्स हैं वो डेटा को जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे जब तक कि आपने उसको डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करा होगा। तो इसीलिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो वेब ऐप्स हैं उनको जो हम डेटाबेस से कनेक्ट कर दें। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम वेब ऐप को जो है डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम पहले डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि डेटाबेस एक्चुअली में होता क्या है। और डेटाबेस को समझने से पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं डेटा को, कि एक्चुअली में डेटा क्या होता है। तो डेटा की अगर हम बात करें, अगर सिंपल टर्म में अगर हम डिफाइन करें डेटा को, तो डेटा कैन बी डिफाइंड एज ए एट्रीब्यूट रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, योर नेम, एज, हाइट, वेट आर सम एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू यू। मतलब कि डेटा की अगर हम बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसी को हम कह सकते हैं एक तरीके का डेटा। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे डेटा की, तो हमारा नेम है, एज है, हाइट है, वेट है, ये सब क्या है, हमारा डेटा हो गया। भाई हमारी एज कितनी है, हमारा नेम क्या है, हमारी हाइट कितनी है, हमारा वेट कितना है, तो इस तरीके से हमारे बारे में डेटा हो जाएगा। तो इस तरीके की जो डिटेल होती है उसी को बोला जाता है डेटा। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि डेटा क्या होता है। अब अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो डेटाबेस देखिए क्या होता है। डेटाबेस इज अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब कि जो डेटाबेस है वो क्या है, एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है किसका, डेटा का। जो डेटा है अगर हम उसको सिस्टमेटिकली स्टोर करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डेटाबेस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो डेटा होता है डेटाबेस में वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है, जिससे कि क्या हो जाता है, उस डेटा को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है और साथ साथ उसको ईजिली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दूं, तो मान लीजिए कंपनी है जिसके अंदर 1000 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। तो उन 1000 एम्प्लॉय का जो डेटा है, उनका नेम है, उनकी एज है, उनकी सैलरी है, इस तरीके का जो डेटा है, तो उसको कंपनी अगर ऑर्गेनाइज फॉर्म में कहीं पे स्टोर करके रखती है तो उस चीज़ को हम बोलेंगे डेटाबेस। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसको कि शॉर्ट में डीबीएमएस भी बोलते हैं। तो देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो डेटा होता है, या फिर अगर हम कहें जो डेटाबेस है जिसको कि हमने ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो उस डेटा को कंप्यूटर पर मैनेज करने के लिए जो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, एक तरीके का प्रोग्राम होता है, जिसका काम होता है डेटा को मैनेज करने का। मतलब कि जो डेटाबेस है
उसको मैनेज करने वाला सिस्टम। तो इसीलिए इसको बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बेसिकली होता क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि यूजर को फैसिलिटी देता है कि वो जो है डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है और साथ साथ उस डेटा का रिप्रेजेंटेशन कर सकता है डिफरेंट फॉर्म में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो डेटाबेस है उसको मैनेज करने वाला जो सिस्टम होता है उसी को बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एक तरीके का ये क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर पर डेटाबेस को मैनेज करता है। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डीबीएमएस के टाइप्स को कि किस किस तरीके के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेजरली 4 कैटेगरी होती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसमें कि पहला होता है हियरार्किकल डीबीएमएस, दूसरा है नेटवर्क डीबीएमएस, तीसरा है रिलेशनल डीबीएमएस और फोर्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डीबीएमएस। तो चलिए इन चारों को 1 बाय 1 थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं, जिससे कि आपको जो है और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हियरार्किकल डीबीएमएस को। तो इस टाइप का जो डीबीएमएस होता है वो जो है डेटा को स्टोर करने के लिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को यूज़ करता है। और इस टाइप का जो डीबीएमएस है आजकल यूज़ में नहीं है, मतलब कि आजकल जो है इस टाइप के डीबीएमएस को यूज़ नहीं किया जाता है। तो हियरार्किकल डीबीएमएस में बेसिकली होता क्या है, हियरार्किकल स्ट्रक्चर में जो है डेटा स्टोर होता है। जैसे कि मान लीजिए स्कूल है, तो स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और टीचर्स का भी स्कूल के अंदर डेटा होगा, जैसे कि सैलरी है, सब्जेक्ट है, क्लास है। इसके अलावा स्टूडेंट्स का भी डेटा होता है, जैसे कि स्टूडेंट का नेम है, एज है, क्लास है और भी कुछ डेटा हो सकता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में जो है हियरार्किकल डीबीएमएस में डेटा स्टोर होता है, मतलब कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे रहती है। जैसे कि स्कूल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरीके का पेरेंट एलिमेंट है। इसके अंदर जो है स्टूडेंट और टीचर क्या हो जाएंगे, चाइल्ड एलिमेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट के अंदर अगर हम बात करें तो नेम है, एज है, क्लास है, ये क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट के चाइल्ड एलिमेंट हो जाएंगे और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पेरेंट एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से सैलरी है, सब्जेक्ट है, क्लास है, तो ये हो जाएंगे टीचर वाले के चाइल्ड एलिमेंट और जो टीचर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में जो है हियरार्किकल डीबीएमएस डेटा को स्टोर करता है। तो आजकल के टाइम में जो है इस स्ट्रक्चर को यूज नहीं किया जाता है, ये आउटडेटेड हो चुका है। अब बात करते हैं अगले डीबीएमएस की, जो कि है नेटवर्क डीबीएमएस। तो नेटवर्क डीबीएमएस की अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट करता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को। और ये डीबीएमएस जो है यूजुअली एक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। तो डीएम सर्वर जो है वो इसी टाइप के डेटाबेस मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है, जिसको कि नेटवर्क मॉडल पर जो है इंप्लीमेंट किया जाता है। तो नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मेन चीज़ ये रहती है कि यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में स्कूल का मान लीजिए डेटाबेस है, तो स्कूल के अंदर देखिए बुक्स होंगी और क्लासेस होंगी। और बुक्स में अगर हम बात करें तो देखिए मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है। इसके अलावा क्लासेस यहाँ पे मेंशन है, क्लास 8 है, 9 है, 10 है। तो यहाँ पे देखिए जो मैथ वाली बुक है वो सारी क्लासेस में होगी, जैसे कि 9th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक एलिमेंट की जो रिलेशनशिप है बहुत सारे से हो सकती है। तो इस तरीके का जो डेटाबेस होता है जहाँ पे कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता है, तो वो होता है आपका नेटवर्क डीबीएमएस। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले डीबीएमएस की। तो नेक्स्ट टाइप का जो डीबीएमएस है दैट इज रिलेशनल डीबीएमएस। तो रिलेशनल डीबीएमएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डेटाबेस में रिलेशनशिप होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, मतलब कि यहाँ पे टेबल्स होती हैं और टेबल्स के बीच में क्या होती है, रिलेशनशिप होती है। और जो टेबल्स होती है उनको बोला जाता है यहाँ पे रिलेशन। तो रिलेशनल डीबीएमएस में जो है प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। और इसके अलावा रिलेशनल डीबीएमएस जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डीबीएमएस है, जिसको कि हर जगह यूज़ किया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा यही जो है डीबीएमएस आपका यूज़ होता है। तो माईएसक्यूएल है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ये जो है कुछ एग्जाम्पल हैं रिलेशनल डीबीएमएस के। तो रिलेशनल डीबीएमएस में जो है मेन कॉन्सेप्ट होता है रिलेशनशिप का। यहाँ पे जो है टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है और टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक टेबल है यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से, जिसमें कि स्टूडेंट आईडी है, नेम है और एज है। और दूसरी टेबल है यहाँ पे टीचर के नाम से, जिसमें कि सब्जेक्ट आईडी है, लैंग्वेज है और टीचर का नेम दे रखा है। अब मान लीजिए यहाँ पे रिलेशनल डीबीएमएस में इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप है और जो है मुझे यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट करनी है मार्क्स के नाम से। तो यहाँ पे जो मार्क्स के नाम से मैं टेबल क्रिएट करूँगा उसमें जो है मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस स्टूडेंट के मार्क्स हैं, और साथ साथ इस टेबल में मुझे टीचर की भी डिटेल चाहिए कि कौन से टीचर के सब्जेक्ट में ये मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा टीचर जो है वहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ये लैंग्वेज पढ़ा रहा है, तो ये डिटेल भी मुझे पता चल सके। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, जो स्टूडेंट वाली टेबल है इससे तो जो है मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को उठा लूँगा, और जो टीचर वाली टेबल है इससे मैं उठा लूँगा यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी को। तो इससे जो है मुझे स्टूडेंट की भी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि जो नंबर आ रहे हैं वो कौन से स्टूडेंट के हैं, और साथ साथ जो है मुझे यहाँ पे
टीचर की और लैंग्वेज की भी डिटेल मिल जाएगी कि कौन सी लैंग्वेज में ये मार्क्स हैं, कौन सा टीचर जो है इस लैंग्वेज को पढ़ा रहा है, तो ये डिटेल भी वहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो मार्क्स वाली टेबल है इसमें जो है दोबारा से जो मुझे स्टूडेंट का नेम टाइप करने की जरूरत नहीं है और ना ही टीचर का नेम टाइप करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्टूडेंट वाली टेबल है और टीचर वाली टेबल है इनके बीच में ऑलरेडी रिलेशनशिप है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थर्ड वाली टेबल में भी रिलेशनशिप क्रिएट कर दूंगा और दोनों ही टेबल से डेटा को उठा लूंगा। तो इस तरीके से मेरा काम हो जाएगा, मुझे दोबारा से टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है आपका रिलेशनल डीबीएमएस वर्क करता है। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले डीबीएमएस की। तो नेक्स्ट डीबीएमएस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डीबीएमएस। तो इस टाइप के डीबीएमएस में जो आप न्यू डेटा टाइप को भी जो है स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि न्यू डेटा टाइप को जो है सपोर्ट करता है, जिसमें कि जो सारा डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होता है। हर एक चीज़ जो रहेगी वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रहेगी, मतलब कि डेटाबेस जो स्टोर होगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्या रहेंगी, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रहेंगी। और पोस्टग्रेसक्यूएल जो है वो इसी टाइप की डीबीएमएस का एग्जाम्पल है। देखिए रिलेशनल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है और इन टेबल्स के बीच में क्या रहती है, रिलेशनशिप रहती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है और ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका कुछ भी हो सकता है। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके बीच में भी क्या रहती है, रिलेशनशिप यहाँ पे रहती है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डीबीएमएस जो होता है वहाँ पे सारा डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होता है। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे माईएसक्यूएल को। तो देखिए माईएसक्यूएल क्या है, माईएसक्यूएल जो है एक तरीके का डीबीएमएस है, मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और किस टाइप का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने देखिए जब आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सप्लेन करा था तो वहाँ एग्जाम्पल में मैंने आपको माईएसक्यूएल भी बताया था। तो माईएसक्यूएल बेसिकली क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हमें देखिए रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जब भी जो है यूजर रिक्वेस्ट करता है डेटा को एक्सेस करने की किसी भी डेटाबेस में से वेब ऐप का यूज करके, तो उस केस में जो रिक्वेस्टेड डेटा है, मतलब कि यूजर ने जो डेटा मांगा है उस डेटा को प्रोवाइड करने के लिए जो वेब ऐप होता है उसे इंटरेक्ट करना पड़ता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से। तो इस तरीके से डीबीएमएस और वेब ऐप को जो है आपस में कम्युनिकेशन करना होता है किसी भी डेटा को डिलीवर करने के लिए। और ये जो टू वे कम्युनिकेशन होगा वेब ऐप और डीबीएमएस के बीच में, ये पॉसिबल हो पाता है एक लैंग्वेज के थ्रू जिसको कि हम बोलते हैं एसक्यूएल। तो जो माईएसक्यूएल है वो इसी तरीके का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करता है। तो वेब ऐप जो है डेटा को प्रोवाइड करने के लिए माईएसक्यूएल से इंटरेक्ट करेगा और माईएसक्यूएल क्या करेगा, एक लैंग्वेज को यूज करेगा जिसका नाम है एसक्यूएल। उस लैंग्वेज का यूज करके जो है डेटा वेब ऐप को प्रोवाइड कर देगा और फिर जो वेब ऐप है वो यूजर को डेटा प्रोवाइड कर देगा, जिस डेटा के लिए उसने रिक्वेस्ट करी थी वो डेटा उसको प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि इसको हम जो है और क्लियरली यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए जैम्प जो है वो क्या है, एक तरीके का वेब ऐप है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैम्प जो वेब ऐप है इसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा किससे, माईएसक्यूएल से, जो कि क्या है एक तरीके का डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो डीबीएमएस से जो इंटरेक्ट करेगा वो वेब ऐप करेगा, मतलब कि जो जैम्प है वो किससे इंटरेक्ट करेगा, माईएसक्यूएल से करेगा, क्योंकि माईएसक्यूएल क्या है एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है और जैम्प क्या हमारा वेब ऐप है। इसके बाद में जो हमारा डीबीएमएस है हम कह सकते हैं माईएसक्यूएल है, ये इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई यूजर है तो इस यूजर को जो है इस डेटाबेस से जो है यहाँ पे कोई डेटा एक्सेस करना है, तो इस केस में यूजर क्या करेगा, डायरेक्टली डेटाबेस को रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ये अपनी रिक्वेस्ट किसके पास देगा, ये रिक्वेस्ट देगा वेब ऐप को। और वेब ऐप जो है इस डेटा को प्रोवाइड करने के लिए इंटरेक्ट करेगा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से, और डीबीएमएस जो है वो इंटरेक्ट करेगा किससे, डेटाबेस से। तो इस डेटाबेस से जो डेटा होगा वो पहले डीबीएमएस के पास जाएगा और डीबीएमएस जो है वेब ऐप को देगा और वेब ऐप क्या करेगा, इस यूजर को यहाँ पे वापस दे देगा। तो इस चैप्टर में जिस वेब एप्लीकेशन को हम यूज करने वाले हैं वो है जैम्प, और जिस डीबीएमएस का यूज करेंगे वो रहेगा हमारा माईएसक्यूएल। मतलब कि जैम्प है वो माईएसक्यूएल से इंटरेक्ट करेगा और उसके बाद में जो माईएसक्यूएल होगा वो किससे इंटरेक्ट करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस से। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस यहाँ पे होगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा माईएसक्यूएल क्या होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से जो हमारा जैम्प एप्लीकेशन है वो माईएसक्यूएल से कनेक्ट होगा, मतलब कि माईएसक्यूएल से किस तरीके से इंटरेक्ट होगा, हम किस तरीके से उसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लॉगिन हम जो है माईएसक्यूएल सर्वर में किस तरीके से कर सकते हैं। तो माईएसक्यूएल सर्वर में लॉगिन करने के लिए आपको जो है क्लिक करना होगा एडमिन वाले बटन पे। देखिए जैम्प का कंट्रोल पैनल जो है कुछ इस तरीके से आ रहा होता है, तो आपको जो है जैम्प का कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। और जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको माईएसक्यूएल लिखा हुआ दिखाई देगा और इसके आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एडमिन। तो आपको जो है इस एडमिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की जो है विंडो आपके सामने आ जाएगी, मतलब कि PHP माई एडमिन का जो होम पेज होगा वो आपके सामने इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए इसको जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है जैम के कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखिए आ रहा है लिखा हुआ MySQL। तो MySQL के सामने देखिए स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले जो है आपको MySQL को स्टार्ट करना होगा और उसके बाद में जो है यहाँ पे देखिए जो एडमिन वाला बटन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जो एडमिन वाला बटन है देखिए अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पे क्लिक नहीं होगा। तो सबसे पहले जो हमें MySQL को स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैं स्टार्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो जो MySQL सर्वर है वो हमारा स्टार्ट हो गया और एकदम से क्लोज हो जा रहा है। देखिए बहुत सारे कंप्यूटर्स में जो है ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मैं जो है यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फिक्स करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर पे कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया है और कंट्रोल पैनल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, इस तरीके से ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपको जो है यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे आइकन देखने को मिलेंगे और इसमें देखिए एक आइकन आ रहा होगा सर्विसेज के नाम से। तो आपको जो है सर्विसेज वाले को ओपन कर लेना है या फिर जो है आप यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप की विंडो आपके सामने खुल जाएगी और फिर जो है आपको यहाँ पे सर्च करना है MySQL को। यहाँ पे देखिए मैं सर्च करता हूँ MySQL को, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है MySQL 80, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे देखिए स्टेटस में आ रहा है रनिंग। तो आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद में जो स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, मतलब कि इस सर्विस को आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो सर्विस है वो स्टॉप हो चुकी है। इसके बाद में जो है आपको दोबारा से जैम के कंट्रोल पैनल पे चले जाना है। तो यहाँ पे जो है दोबारा से मैं जैम के कंट्रोल पैनल पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको दोबारा से स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ और इस बार देखिए यहाँ पे जो है ये स्टार्ट हो गया है और ये बंद भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको ये काम कर लेना है अगर जो है आपके कंप्यूटर में सेम एरर आपको देखने को मिल रहा है उस केस में। और उसके बाद में देखिए आप ऑब्जर्व करेंगे एडमिन वाला जो बटन है वो हाईलाइट हो गया है। अब जो है आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एडमिन वाले बटन पे। तो जैसे क्लिक करेंगे आप इस तरीके से ब्राउजर जो है आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो है PHP My Admin का जो पैनल है वो आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप MySQL सर्वर में लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए MySQL वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी इसको फिक्स करने का एक तरीका और भी है। आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से जो है प्रेस करेंगे Windows+R, मतलब कि जो विंडोज़ की होती है उसके साथ प्रेस करेंगे आप R, इस तरीके की विंडो आ जाएगी और यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप कर देना है services.msc, इस तरीके से टाइप करके आपको एंटर प्रेस कर देना है या फिर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे तो सेम डायलॉग बॉक्स जो है आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे फिर से आप क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे MySQL को। ये MySQL आपके सामने आ जाएगा और राइट क्लिक करके आप यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक कर देंगे। तो ये शॉर्टकट तरीका भी जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम न्यू डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए न्यू डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक कर देना है न्यू के ऑप्शन पे, जो कि आपको PHP My Admin पैनल में देखने को मिल जाएगा। तो न्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में डेटाबेस का जो नेम है वो आप वहाँ पर टाइप करके क्रिएट का बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज में देखिए यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस न्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आ जाएगी आपके सामने। फिर जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस का नाम टाइप कर देंगे और उसके बाद में क्रिएट का जो बटन आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। देखिए इसको जो हम आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए PHP My Admin का होम पेज हमारा ओपन हो गया था। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो न्यू का बटन आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मांग रहा है डेटाबेस का नेम। तो इस जगह पे हम नेम टाइप कर देंगे। हम टाइप कर देते हैं माई डेटाबेस। माई डेटाबेस जो है मैंने इसका नेम दे दिया है और क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने क्रिएट पर क्लिक करा है तो हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया है और यहाँ पे जो डेटाबेस की लिस्ट आ रही है इसमें देखिए हमारा डेटाबेस ऐड हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माय डेटाबेस के नेम से ये ऐड हो गया है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं कि डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में हम डेटाबेस में टेबल्स को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो जब एक बार आप डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं उसके बाद में जो है आप डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए जो है आपको टेबल का नेम टाइप कर देना है और उसके बाद में वहाँ पे नंबर ऑफ जो कॉलम्स होंगे उस टेबल में उनको डिफाइन कर देना है।
मतलब कितने कॉलम आप जो है टेबल में रखना चाहते हैं वो वहाँ पे आपको नंबर टाइप कर देने हैं। यहाँ पे इस इमेज में देखिए क्रिएट न्यू टेबल का ऑप्शन आ गया है, मतलब जिस डेटाबेस में भी आपको क्रिएट करनी है टेबल, उस डेटाबेस को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे टेबल का नेम टाइप कर देना है और उसके अंदर कितने कॉलम रहेंगे वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और फिर जो है आपको क्रिएट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद जो है आप डिफाइन कर सकते हैं टेबल का स्ट्रक्चर, मतलब कि आप डिफाइन कर सकते हैं टेबल का डेटा टाइप कि वहाँ पे किस टाइप का डेटा जो है फील्ड में एंटर होगा। जो कॉलम्स आपने वहाँ पे दिए हैं उन कॉलम्स में किस टाइप की वैल्यूज आनी है, तो उसके लिए आप डेटा टाइप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नेम के नाम से कॉलम है तो उसका रहेगा आपका वेर का डेटा टाइप। इसके अलावा मान लीजिए आपके टेबल में क्लास के नाम से कॉलम है तो उसका डेटा टाइप जो है आप इंटीजर रख सकते हैं। तो इस तरीके से सभी कॉलम्स का जो डेटा टाइप है उनको आप डिफाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप हर कॉलम के लिए लेंथ को भी सेट कर सकते हैं कि वहाँ पे कितनी वैल्यूज जो है वो एंटर की जा सके, मतलब कि कोई कॉलम जो है कितने नंबर ऑफ करेक्टर को जो है स्टोर कर पाए, ये चीज़ भी वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए जो है आपके सामने इस तरीके से विंडो आ जाएगी। जैसे आप क्रिएट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेम आ रहा है, तो जो जो नेम होंगे आपके कॉलम्स के उनके नेम टाइप कर देंगे और उनका डेटा टाइप जो है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और लेंथ अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कितने करेक्टर वहाँ पे उस कॉलम में स्टोर होंगे, ये चीज़ वहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी कॉलम्स का जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद टेबल को सेव कर देंगे और सेव करने के बाद जो आपकी टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखिए यहाँ पे जो है स्टूडेंट के नाम से टेबल है, इसमें रोल नंबर का कॉलम है तो जिसका डेटा टाइप रखा है मैंने इंट, एज के नाम से कॉलम है इसका डेटा टाइप रखा है इंट और मार्क्स के नाम से कॉलम है इसका भी रखा है इंट। और यहाँ पे देखिए जो लेंथ आ रही है वो रोल नंबर की आ रही है 10, मतलब कि 10 करेक्टर ही जो है यहाँ पे एंटर करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा एज में लेंथ आ रही है 100 और मार्क्स में भी 100 आ रही है। तो इस तरीके से लेंथ भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया था। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू टेबल। तो यहाँ पे जो है आपको टेबल का नेम टाइप कर देना है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देने हैं। और इस काम को करने से पहले जो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि जो आपका डेटाबेस है वो सिलेक्टेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है क्लिक करके और उसके बाद में यहाँ पे टेबल का नेम देना है। तो सपोज कि यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट के नाम से, लिख देता हूँ स्टूडेंट और इसके अंदर जो है मुझे 4 कॉलम ही रखनी है तो मैं यहाँ पे 4 ही रहने दूंगा। अगर आपको 3 रखनी है तो आप यहाँ पे 3 टाइप कर सकते हैं, अगर ज़्यादा रखना है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते हैं। तो अभी के केस में मुझे यहाँ पे 4 रखना है तो मैं 4 टाइप कर दे रहा हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे क्रिएट पे क्लिक करा है तो इस तरीके से यहाँ पे नेम आ गया है कि जो कॉलम्स के नेम है वो आप डिफाइन कर लीजिए। तो पहला कॉलम मैं रखता हूँ रोल नंबर के नाम से और यहाँ पे देखिए डेटा टाइप सिलेक्टेड आ रहा है इंट। तो यहाँ से जो है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। आपको जिस टाइप का भी डेटा इस कॉलम में एंटर करवाना है उसके हिसाब से इसका डेटा टाइप यहाँ पे सेट कर देंगे। तो रोल नंबर के लिए यहाँ पे जो हम इंट ही रहने देते हैं और इसके बाद में इस वाले में हम लेंथ भी सेट कर सकते हैं। सपोज जो है मैं यहाँ सेट कर देता हूँ 10। इसके बाद में दूसरे कॉलम का नेम डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे कर देता हूँ मैं एस नेम, मतलब कि स्टूडेंट नेम और इसका डेटा टाइप मैं लूँगा यहाँ पे वेरकैर। वेरकैर जो डेटा टाइप है हम उस केस में सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे कि हमें खाली इन्फॉर्मेशन टाइप करवानी है, मतलब कि कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी है। जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन है, नेम है, एड्रेस है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर हमें टाइप करनी है तो हम जो है डेटा टाइप ले सकते हैं वेरकैर। तो यहाँ पे वेरकैर ले लिया और इसकी लेंथ जो है मैं दे देता हूँ 100। इसके बाद में जो है थर्ड कॉलम को डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ मैं एज और एज को ले लेता हूँ इंटीजर टाइप में और इसकी लेंथ कर देता हूँ मैं यहाँ पे 100। इसके बाद में अगला कॉलम मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे मार्क्स के नाम से और इसका डेटा टाइप मैं डिफाइन कर दूंगा फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है पॉइंट वाली वैल्यूज है, क्योंकि मार्क्स जो है वो आपके पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो फ्लोट डेटा टाइप को हम ऐसे केसेस के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे कि हमें पॉइंट वाली वैल्यू एंटर करवानी हो। तो मार्क्स वाले कॉलम के लिए मैंने फ्लोट डेटा टाइप सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मार्क्स हमारे पॉइंट में भी हो सकते हैं। इसके बाद में इसकी लेंथ भी जो है मैं 100 सेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये काम कर देना है और उसके बाद में जो आपको यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमें एक एरर देखने को मिल रहा है जिसमें लिखा आ रहा है इनकरेक्ट कॉलम स्पेसिफायर। तो यहाँ पे जो फ्लोट डेटा टाइप में हमने 100 लिख दिया है, इसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि फ्लोट में ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट पर रहने देंगे और इसके बाद में सेव पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही सेव पे क्लिक करा हमने, जो हमारी टेबल है उसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे सेट हो गया है। अब जो हम इस टेबल में डेटा एंटर कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो आप अपने डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि टेबल के अंदर डेटा किस तरीके से डाल सकते हैं। तो देखिए टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको जो है सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डेटाबेस है वहाँ पर टेबल आ रही होगी, तो आपको सबसे पहले उस टेबल पर क्लिक कर लेना है जिसमें कि आपको डेटा इंसर्ट करना है और उसके बाद में जो है आपको वहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस इंसर्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे।
जैसे इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो जो है आपके सामने ओपन होकर जाएगी और वहाँ पे जो है आप कॉलम्स के लिए वैल्यू टाइप कर सकते हैं। इसको और क्लियरली यहाँ पे इमेज से समझ सकते हैं आप। देखिए इमेज आ रही है, तो यहाँ पे जो है देखिए स्कूल के नाम से डेटाबेस आ रहा है और इसके अंदर स्टूडेंट वाली टेबल है। तो इस टेबल के अंदर मान लीजिए हमें डेटा एंटर करना है, तो इस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस इंसर्ट के ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो जो है आपके सामने आ जाएगी। फिर जो है यहाँ पे आप वैल्यू टाइप कर सकते हैं। नेम वाले कॉलम में नेम टाइप कर देंगे, रोल नंबर वाले में रोल नंबर टाइप कर देंगे, एज वाले में एज टाइप कर देंगे और मार्क्स वाले में मार्क्स टाइप कर देंगे। तो इस तरीके से जो आप वैल्यूज टाइप कर देंगे और जब सारी वैल्यू आपकी टाइप हो जाए उसके बाद में आपको नीचे बॉटम पे गो का बटन देखने को मिलेगा। इस गो के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपकी वैल्यू होंगी वो सेव हो जाएंगी और आपके टेबल में जो डेटा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब कि जो आपकी टेबल है वो इस तरीके से डिस्प्ले होने लगेगी। तो चलिए इसको जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए PHP माई एडमिन पैनल में मैं आ गया हूँ और इसमें जो हमने डेटाबेस क्रिएट करा था माई डेटाबेस के नाम से और इसके अंदर हमने टेबल क्रिएट करी थी स्टूडेंट के नाम से। तो इस स्टूडेंट वाली टेबल में हमें डेटा एंटर करना है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट वाली टेबल को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो आपको देखने को मिलेगी और ऊपर जो है आपको यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट का बटन देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो है इस इंसर्ट का बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको ऊपर देखने को ना मिले तो यहाँ कहीं पे इंसर्ट का बटन आ रहा होगा, उस इंसर्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो अभी के केस में हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है विंडो खुल जाएगी। फिर यहाँ पे जो आप डेटा टाइप कर सकते हैं। देखिए रोल नंबर के नाम से कॉलम आ गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस वाले बॉक्स में आप रोल नंबर की वैल्यू टाइप करेंगे। देखिए जैसे जैसे हमने साइज दिया है उसी के हिसाब से जो बॉक्सेस हैं वो बन के आ रहे हैं। इनकी लेंथ जो है और उनका डेटा टाइप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है बॉक्सेस बन के आ रहे हैं। तो रोल नंबर में यहाँ पर टाइप कर देंगे, सपोज कि मैं टाइप कर देता हूँ 1। नेम में टाइप कर देता हूँ यहाँ पे मान लीजिए रोहित। एज टाइप कर देता हूँ मैं यहाँ पे 14 और मार्क्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे 95.5। मैं जो है यहाँ पे पॉइंट में भी वैल्यू दे सकता हूँ क्योंकि इसका डेटा टाइप जो है फ्लोट है। तो इस तरीके से एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं और स्टूडेंट का भी डेटा एंटर करना तो आप जो है इसके बाद में और वैल्यू भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ रोल नंबर 2, नेम कर देता हूँ यहाँ पे सचिन और एज कर देता हूँ इसकी मैं 15 और मार्क्स कर देता हूँ मैं इसके 85। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे गो का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं सेव करने के लिए। अगर मान लीजिए आपको और डेटा एंटर करना है तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है कंटिन्यू इंसर्शन विद और 2 लिखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे हमने 2 ही बच्चों की डिटेल एंटर करी है तो यहाँ पे 2 आ रहा है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3 या 4 कर सकते हैं। जितने बच्चों का डेटा आपको एंटर करना है उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते हैं। अभी देखिए 2 का आ रहा था तो यहाँ पे मैं 3 कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 3 करूंगा तो यहाँ पे देखिए एक बच्चे के लिए और डिटेल आ गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नीचे से सेट कर सकते हैं कि कितने बच्चों का डेटा आपको एंटर करना है। यहाँ पे जो है एक बच्चे की डिटेल और एंटर कर दे रहा हूँ मैं, रोल नंबर 3 कर दे रहा हूँ, नेम दे देता हूँ स्नेहा, एज दे देता हूँ इसकी मैं 14 और मार्क्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे 82। और अब जो हमें यहाँ पे गो के बटन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे ही गो के बटन पर क्लिक करेंगे इस तरीके की विंडो आपके सामने आ जाएगी। और इस विंडो को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो डेटा था वो आपकी टेबल में इंसर्ट हो चुका है। बस जो यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करने के लिए क्वेरी दिखा रहा है तो आपको जो यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपका डेटा जो है वो टेबल में जा चुका है। डेटा देखने के लिए आप क्या करेंगे, जो टेबल है आपकी उस पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर टेबल पर मैं क्लिक करता हूँ, हमारी स्टूडेंट के नाम से टेबल है तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपकी टेबल है उसका डेटा आपको इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो डेटा हमने डाला है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से जो आप टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हम टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हम PHP लैंग्वेज का यूज़ करके जो हमारा डेटा है टेबल में पड़ा हुआ उसको एक्सेस कर सकते हैं जैम्प एप्लीकेशन के थ्रू। तो डेटा को एक्सेस करने से पहले आपको जो है कनेक्शन बनाना पड़ेगा वेब एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में। मतलब कि जो हमारा जैम्प है उसको हमें जो है डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट कैसे करते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम वेब ऐप को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से जो हम क्रिएट कर सकते हैं कनेक्शन को। तो देखिए वेब ऐप को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जो आपको कुछ डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उस डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि यहाँ पे दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है MySQL सर्वर के नेम की। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि MySQL सर्वर का नेम क्या है। तो बाय डिफॉल्ट MySQL सर्वर का जो नेम होता है वो होता है लोकल होस्ट, क्योंकि जो हमारा डेटाबेस है वो कहाँ पे हमारे कंप्यूटर पे स्टोर है तो इस चीज़ को बोला जाता है लोकल होस्ट। अगर डेटा किसी और कंप्यूटर पे स्टोर होता है तो उसका यहाँ पे एड्रेस आता है, लेकिन हमारा जो डेटाबेस है वो हमारे कंप्यूटर पे ही रखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा लोकल होस्ट। आपको जो है MySQL सर्वर के नेम में लोकल होस्ट लिखना
पड़ेगा। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है यूज़र नेम की, और जो यूज़र नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता है आपका रूट। तो यहाँ पे जो यूज़र नेम रहेगा वो भी आपका रूट ही रहेगा। इसके बाद में थर्ड रिक्वायरमेंट होती है पासवर्ड की। तो पासवर्ड जो है आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आपने कोई पासवर्ड रख रखा है तो उस केस में आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, अदरवाइज पासवर्ड जो है आपको ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद में आपको रिक्वायरमेंट होगी डेटाबेस के नेम की। जिस नाम से भी आपने डेटाबेस बनाया होगा, मतलब कि जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट करने वाले हैं अपने वेब एप्लीकेशन को, तो उस डेटाबेस का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको जो है उस डेटाबेस का नाम याद रखना है जिससे कि आपको कनेक्ट करना है। इसके अलावा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी टेबल के नेम की। जिस टेबल से आपको डेटा एक्सेस करना है उस टेबल का नेम जो है आपको पता होना चाहिए कि उस टेबल का नाम क्या है जिससे हम डेटा एक्सेस करने वाले हैं। तो इस तरीके से बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको पता होना चाहिए कनेक्शन को क्रिएट करते टाइम। तो चलिए बात करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से यूज़ करेंगे और कनेक्शन को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ कमांड्स हैं जिनको कि हमें लिखना पड़ता है डेटाबेस से कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें जो है माइस्क्ल सर्वर का नेम पता होना चाहिए। तो किस तरीके से जो हम माइस्क्ल सर्वर से कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, एक वेरिएबल बना लेना है पहले, और वेरिएबल का नाम आपका कुछ भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं पीएचपी की, तो पीएचपी के हिसाब से ही आपको जो है यहाँ पे वेरिएबल बनाना है। हमने पढ़ा था पीएचपी लैंग्वेज में कि जो वेरिएबल का नेम होता है उससे पहले हम डॉलर का साइन लगाते हैं और फिर जो है यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन के नाम से वेरिएबल बना लिया है, तो वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। बस आपको जो रूल है वो पीएचपी लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में इक्वल का साइन लगा के आप लिखेंगे MySQL_connect। ये जो एक फंक्शन होता है और इस फंक्शन के अंदर जो है आपको यहाँ पे देना होता है कि आपका जो डेटाबेस है वो कहाँ पे है। तो मैंने आपको बताया था कि MySQL सर्वर का जो नेम है वो आपको क्या देना है, लोकल होस्ट देना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे लोकल होस्ट, और जो लोकल होस्ट लिखेंगे उसको आप डालेंगे सिंगल कोटेशन मार्क में या फिर डबल कोटेशन मार्क में, और उसके बाद में कॉमा लगा के यूजर का नेम देंगे। तो यूजर का नेम मैंने आपको बताया था क्या रहेगा, रूट रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे रूट, फिर कॉमा लगा के आप जो है यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क लगा देंगे। मतलब कि ये जो चीज़ है बेसिकली ये पासवर्ड है। तो अभी मैंने आपको बताया था पासवर्ड को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से बस आपको डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क लगा देने हैं, और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे जो है सेमीकोलन लगा देना है। तो इस तरीके से इस कमांड से क्या होगा, जो आपका MySQL सर्वर का कनेक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा, और जो कनेक्शन क्रिएट होने के पास में इस वेरिएबल के पास स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद में जो है आपको क्रिएट करना हो कनेक्शन डेटाबेस के साथ में। मतलब कि आपने जो है पहले कनेक्शन बना लिया MySQL सर्वर से, उसके बाद में आप कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस से। तो डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको जो एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो कि है MySQL_select_db। ये फंक्शन जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा, और इसकी पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब कि इसकी ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया था इस वेरिएबल को यहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद में अपने डेटाबेस का नाम दे देंगे जिस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है स्कूल वाले डेटाबेस से फंक्शन क्या करेगा, कनेक्शन क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से कमांड हो जाएगी डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। अब इसके बाद में हम क्वेरी क्रिएट करेंगे। क्वेरी का मतलब होता है कमांड एग्जीक्यूट करने से जिससे कि हम डेटा को एक्सेस कर पाएँ। तो एक कमांड क्रिएट करेंगे जिससे कि हम डेटा को एक्सेस कर पाएँ। तो इस चीज़ को बोला जाता है क्वेरी, मतलब कि एसक्यूएल की क्वेरी जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो एसक्यूएल की क्वेरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए एसक्यूएल क्वेरी के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है। यहाँ पे जो है वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी के नाम से वेरिएबल बना लिया है। तो आप अगर चाहें तो किसी और नाम से भी जो है यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं। और उसके बाद में इक्वल करके आप जो है इस तरीके से कमांड टाइप करेंगे। आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सेलेक्ट जो कमांड होती है वो डेटा सेलेक्ट करने के लिए होती है, और स्टार का मतलब है कि सारा डेटा जो है हमें टेबल से निकालना है। और कौन सी वाली टेबल से निकालना है, स्टूडेंट वाली टेबल से निकालना है। तो यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा है वेयर रोल नंबर इक्वल रोल नंबर, मतलब कि उस स्टूडेंट का ही जो है सारा डेटा सेलेक्ट करना है जो कि रोल नंबर वाली वैल्यू के इक्वल हो। रोल नंबर वाला जो वेरिएबल है इसके पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे जो रोल नंबर है इसके पास में 1 हो। तो इस तरीके से इस कमांड का मतलब ये होगा कि रोल नंबर 1 वाले स्टूडेंट का सारा डेटा जो है आप डिस्प्ले करा दो। तो इस तरीके से आपको कमांड लिखनी है टेबल से डेटा एक्सेस करने के लिए। तो बेसिकली ये जो क्वेरी है पूरी की पूरी किसके पास में, इस वेरिएबल के पास है। अब इसके बाद में इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कराएंगे। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल फिर से बनाएंगे, और वेरिएबल का नाम अगेन कुछ भी रख सकते हैं आप। और उसके बाद में क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक फंक्शन लिखेंगे जिसका नेम होता है MySQL_query। तो ये फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर आप ये क्वेरी वाला वेरिएबल डाल देंगे, मतलब कि ये वाला वेरिएबल यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप चाहें तो ये जो वेरिएबल क्रिएट करा है
इसको क्रिएट ना करके ये जो क्वेरी है वो डायरेक्टली यहाँ पे ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेरी को वेरिएबल में स्टोर कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे वेरिएबल लिखना। तो दोनों ही तरीके से आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली ये वाली कमांड यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, या फिर जो है वेरिएबल के अंदर लिख दीजिए कमांड और उस वेरिएबल को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर आप कैसे करना चाहते हैं। तो ये कमांड क्या करेगी, ये जो क्वेरी है इसको एग्जीक्यूट कर देगी। इतनी चीज मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमें डेटा डिस्प्ले कराना हो क्वेरी का, तो किस तरीके से कराएंगे। तो डेटा डिस्प्ले कराने के लिए आपको क्या करना है, जो वेरिएबल आपने बनाया है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल बनाया है तो इसी तरीके से यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे और उसके बाद में सेम क्वेरी लगाएंगे जो कि है एसक्यूएल क्वेरी। और उसके बाद में जो आपको जो कनेक्ट वाला ऑब्जेक्ट है जो वेरिएबल बनाया है उसको आप लिखेंगे। देन आप जो है यहाँ पे क्वेरी लिख देंगे। चाहे तो क्वेरी डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर जिस वेरिएबल में इस क्वेरी को स्टोर करा है उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद में एक वेरिएबल और बनाएंगे और इसमें लगाएंगे एक फंक्शन जो कि है आपका MySQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर रो। मतलब कि जो रिजल्ट है इसके पास में से हमें क्या करना है, फैच करना है, एक रो को उठाना है। तो इसके पास में जो रिकॉर्ड आए हैं, मतलब कि टेबल में से जो रो आई है उस रो को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये काम करना होगा। मुझे लग रहा है आप लोग को इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो चलिए हम जो है इसको थोड़ा सा प्रोग्राम की हेल्प समझते हैं। उससे पहले जो है यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन की डिटेल और दे देता हूँ। देखिए जो MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन लगाया, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है वेब एप्लीकेशन को MySQL सर्वर से। इसके अलावा जो दूसरा मेथड था या फिर आप कह सकते हैं फंक्शन था MySQL अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर DB, ये क्रिएट करता है कनेक्शन किससे, डेटाबेस से। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन था MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, इसका काम होता है क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, मतलब जो कमांड है उसको एग्जीक्यूट करना। और लास्ट में हमने लिखा MySQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर रो, तो इसका काम होता है रिकॉर्ड को फैच करना, मतलब कि रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का काम होता है इस फंक्शन का। रिकॉर्ड का मतलब है यहाँ से रो, जो रो है टेबल की, उन रोज को एक्सेस करने का काम होता है इस फंक्शन का। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब इन फंक्शंस को हम प्रोग्राम की हेल्प समझते हैं कि किस तरीके से जो हम इन फंक्शंस को PHP के प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उस प्रोग्राम की हेल्प से जो टेबल में हमारा डेटा है डेटाबेस के अंदर उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि जो रिकॉर्ड है डेटाबेस में उनको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे इस प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है PHP का कोड है, तो इस कोड को जो हम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। और देखिए यहाँ पे जो है मैंने मेन चीज़ें जो है वही यहाँ पे कवर करी हैं, फालतू की चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करी हैं मैंने। जैसे कि यहाँ पे इस कोड में मैंने CSS को नहीं लगाया है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करी हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अगर उनको मैं जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँगा तो आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो फालतू की चीज़ें हैं वो मैंने नहीं लगाई हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं कोड में वही मैंने रखी हैं, जिससे कि आपको समझ में आ सके किस तरीके से आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे और किस तरीके से जो डेटा है उसको आप एक्सेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कोड को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका HTML का बेसिक सा स्ट्रक्चर दे रखा है, ये चीज़ आपको पता ही है ऑलरेडी, जो है मैं आपको समझा चुका हूँ इस चीज़ को। फिर इसके बाद में यहाँ से जो हमने PHP का कोड इंप्लीमेंट करा है, और इस PHP के कोड में देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है रोल के नाम से, और इसमें जो है 2 वैल्यू हमने रख दी है। फिर इसके बाद में देखिए कनेक्शन को क्रिएट करा है। मैं आपको बता चुका हूँ कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन को लगाते हैं, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे 3 आर्गुमेंट डाल दिए हैं। पहला आर्गुमेंट है हमारा MySQL सर्वर का नेम जो कि लोकल होस्ट है, दूसरा आर्गुमेंट है यूजर का नेम जो कि रूट है, और तीसरा आर्गुमेंट है पासवर्ड जो कि यहाँ पे मैंने ब्लैंक रख दिया है। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस तरीके से मेथड लगा दिया है और इसको स्टोर कर लिया है कौन के नाम से, एक वेरिएबल में। इसके बाद में जो है डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए कमांड लिखी है। यहाँ पे लिखा है हमने MySQL अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर DB, और इस फंक्शन का काम आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस फंक्शन से हम क्या करते हैं, डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट है। पहला वाला जो आर्गुमेंट है वो ये वेरिएबल है, मतलब कि जिस वेरिएबल के पास कनेक्शन है उस वेरिएबल को पास कर दिया है, क्योंकि डेटाबेस जो है आप तभी सेलेक्ट कर पाएंगे जब आप MySQL सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो पहले जो है आपको ये वेरिएबल पास करना होगा, और उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे डेटाबेस का नाम टाइप कर देना है जिस डेटाबेस को जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्कूल लिख दिया, मतलब कि स्कूल वाले डेटाबेस से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए एक वेरिएबल और बना लिया है यहाँ पे SQL क्वेरी के नाम से, और इसमें लगा दी है क्वेरी, और क्वेरी में लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल रोल, मतलब कि जो रोल वाले वेरिएबल के पास में वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो बेसिकली इसका मतलब है कि जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है उसका डेटा डिस्प्ले कर दो। अगर आप चाहें तो ये वेरिएबल ना बना करके यहाँ पर डायरेक्टली नंबर 2 भी टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं अगर आपको पर्टिकुलर डेटा डिस्प्ले कराना है उस केस में। तो इस तरीके से जो क्वेरी है वो आपकी इस वेरिएबल के पास आ जाएगी, और उसके बाद
बाद में जो हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा है, तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने आपको फंक्शन बताया था MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। तो इस फंक्शन को हमने लगा दिया है और इसके अंदर पहले पास करेंगे इस वेरिएबल को, जिससे कि जो कनेक्शन है वो MySQL सर्वर से स्टैब्लिश हो जाए और उसके बाद में जो है क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब कि ये जो क्वेरी है जिस वेरिएबल के पास में उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दिया है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ये क्वेरी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, फिर आपको इस वेरिएबल को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो है क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट वाले वेरिएबल में आ जाएगा। इसके बाद में जो रिजल्ट है इसमें से हम क्या करेंगे, रो को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे जो है रो के नाम से एक वेरिएबल बना दिया है और यहाँ पे लगाया है MySQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर रो और इसके अंदर डाल दिया है रिजल्ट कि रिजल्ट वाले वेरिएबल के पास में जो डेटा है वहां से क्या करो, फैच रो को फैच करो, जो टेबल में से डेटा आया है उसमें से रो को एक्सेस करो। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे इको स्टेटमेंट लगा दिया है। फिर यहाँ पे लिखा है रो का 0 इंडेक्स, रो का 1 इंडेक्स, रो का 2 इंडेक्स और रो का 3 इंडेक्स। तो इस तरीके से क्यों लिखा है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे देखिए PHP माय एडमिन पैनल में मैं आ गया हूँ और यहाँ पे जो मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी टेबल आ रही है, तो इस टेबल से ही जो हम डेटा वहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, हमने वहाँ पे कंडीशन दी है कि जिसका रोल नंबर 2 है उसका डेटा डिस्प्ले करो। तो ये वाला जो रिकॉर्ड है वो पूरा डिस्प्ले होगा। अब वहाँ पे देखिए हमने लिखा रो 0, रो 1 एंड रो 3, इस तरीके से हमने वहां पे लिखा। तो इसका मतलब क्या है, जो कॉलम्स हैं पहले वाले कॉलम को मिलेगा 0 इंडेक्स, सेकंड वाले को मिलेगा 1 इंडेक्स, थर्ड वाले को मिलेगा 2 इंडेक्स और फोर्थ वाले को मिलेगा 3 इंडेक्स। इस तरीके से इंडेक्सिंग मिल जाती है। मतलब कि ये जो पूरा रिकॉर्ड आया है इसमें जो है इंडेक्सिंग हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 1, फिर ये वाला हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो हमेशा 0 से होती है। तो जब भी आप 0 लिख रहे हैं इसका मतलब पहला वाला कॉलम, 1 लिख रहे हैं इसका मतलब सेकंड वाला कॉलम, 2 लिख रहे हैं इसका मतलब थर्ड वाला कॉलम और 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब फोर्थ वाला कॉलम। तो बेसिकली जो हमने यहाँ पे यही चीज करी है कि जो डेटा है इसके 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, इसके 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए और इसी तरीके से सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू आ जाए, थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू आ जाए। तो इस तरीके से ये काम हो रहा है। बेसिकली जो रो वाला वेरिएबल है इसके पास में क्या है, ये पूरी रो है। तो इस रो से जो हम इंडेक्सेस को प्रिंट करा रहे हैं, 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, हमारा रोल नंबर आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे नेम आ जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे एज आ जाएगी और थर्ड इंडेक्स पे जो है मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से काम यहाँ पे किया गया है। जैसे इस कोड को सेव करके आप एक्सेस करेंगे तो इस तरीके से आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। जिसका रोल नंबर 2 है उसका डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये 0 इंडेक्स से डेटा आया है, ये 1 वाले इंडेक्स से आया है, ये 2 इंडेक्स से आया है और ये वाला 3 इंडेक्स से आया है। इस तरीके से यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये डेटा किस तरीके से आया है। तो चलिए इस कोड को जो हम आपको चला के भी दिखा देता हूँ, जिससे कि जो है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो जल्दी से जो हमें यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि जो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड++ में। तो यहाँ पे जो है नोटपैड++ में मैं आ गया हूँ और यहाँ पे उस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है और इसके बाद में जो हमारा डेटाबेस है इसको मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि हमने डेटाबेस बनाया था माय डेटाबेस के नेम से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माय डेटाबेस और इस डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट ही है, तो इसको ऐसे रहने देंगे और इसके बाद में जो है इसको हम सेव कर देंगे। मैं सेव करता हूँ इसको। और सेव कहाँ करेंगे, सेव करने के लिए हम जाएंगे सी ड्राइव में। यहाँ पे हमें मिलेगा जैम फोल्डर के अंदर जाएंगे और जैम फोल्डर के अंदर मिलेगा हमें htdocs के नाम से फोल्डर। इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो हम इस फाइल को सेव कर देंगे। तो मैं फाइल का नाम दे देता हूँ रिकॉर्ड। फाइल का नाम मैंने रिकॉर्ड दे दिया है और इसके बाद लिख देंगे .php, मतलब कि जो PHP एक्सटेंशन है उसे हम लगा देंगे। देखिए यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड रखा है, अगर आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं। फिर सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी फाइल सेव हो गई है। अब इस फाइल को हम एक्सेस करेंगे वेब ब्राउजर में। तो यहाँ पे जो है वेब ब्राउजर में एक्सेस कर लेता हूँ। न्यू टैब में यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट और इसके बाद में जो है फाइल का नाम दे देंगे। फाइल का नाम है हमारा record.php और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एरर देखने को मिल रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई है। चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें लिखा है वेयर रोल, जबकि हमारी जो टेबल है उसमें जो कॉलम है वो है हमारा रोल नंबर के नाम से। तो यहाँ पे हम कर देंगे रोल नंबर। एक बार मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो टेबल में देखिए यहाँ पे कॉलम का नेम है रोल नंबर, तो इसीलिए वहाँ पे हमें रोल नंबर लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने रोल नंबर कर दिया है कि रोल नंबर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो, इस वेरिएबल के पास जो वैल्यू है उसके इक्वल हो। और इस वेरिएबल के पास वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब कि 2 के इक्वल हो रोल नंबर, उसका डेटा डिस्प्ले करा दो। तो इसको जो है कंट्रोल से सेव करता हूँ और चलते हैं वेब ब्राउजर पे और यहाँ पे जो है मैं दोबारा से एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो रिकॉर्ड है वो एक्सेस होके आ गया है, मतलब कि जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो बिना कंडीशन के भी जो है डेटा को फैच कर सकते हैं, मतलब कि डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ किस तरीके से करेंगे। ये वाली कंडीशन यहाँ से हटा देंगे, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे जो कंडीशन हम लगाइए इसको भी हटा देंगे। हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि जो स्टूडेंट वाली टेबल है इससे जो हमें सारा डेटा डिस्प्ले कराना है। तो इस तरीके से लिख देंगे और उसके बाद में जो हम इस डेटा को दोबारा से एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे जो मैं क्या कर देता हूँ, पहले इको कर देता हूँ और इको लिखने के बाद में जो है मैं यहाँ पे br टैग को लगा दूंगा, जिससे कि जो दूसरा रिकॉर्ड आया वो नेक्स्ट लाइन में आए। यहाँ पे br लिख दूंगा मैं और br को डालेंगे हम डबल कोट में और इसके बाद में लगा देंगे सेमीकोलन। फिर जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लास्ट की 2 लाइन है इनको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हम लिख देंगे तो एक रिकॉर्ड जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा और दूसरा रिकॉर्ड जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। देखिए इसको जो है मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और ब्राउजर में एक्सेस करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्सेस करता हूँ मैं लोकल होस्ट और हमारी फाइल का नेम है रिकॉर्ड, यहाँ लिख देता हूँ मैं रिकॉर्ड और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले हो गए हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो तीसरा रिकॉर्ड भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो आप इस चीज़ को रिपीट कर देंगे। यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसके बाद में यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए br को लगा दिया मैंने, जैसे कि जो हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में जा सके। इसको सेव करता हूँ मैं, अगेन चलते हैं वेब ब्राउज़र में और यहाँ पे देखिए मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो तीसरा रिकॉर्ड है वो भी एक्सेस हो गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो हम डेटाबेस से जो रिकॉर्ड हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि टेबल में डेटा है उसको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा आप जो है क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट लेके भी डेटा को सर्च कर सकते हैं, मतलब कि डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है मान लीजिए आप चाहते हैं कि फॉर्म में जो है यूजर टाइप करे रोल नंबर और जिसका रोल नंबर टाइप करे उसी का डेटा डिस्प्ले हो जाए। तो इस काम को करने के लिए आपको करना क्या होगा, एक HTML का फॉर्म आप बना लेंगे। इस तरीके से बेसिक सा HTML का कोड लिख लेंगे आप और इसमें जो आप PHP का कोड डालेंगे और यहाँ पे एक फॉर्म बना लेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर्म एक्शन। उसके बाद लिखेंगे आप पेज का नाम, जिससे कि जो है आप डेटा डिस्प्ले कराना चाहते हैं, मतलब कि जो वैल्यू आप यहाँ पे टाइप करें तो वो कौन से वेब पेज पे जाए और वहाँ पे जो है आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए। तो बेसिकली दूसरे PHP पेज का जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा और उसके बाद में आप जो है यहाँ पे पोस्ट मेथड लगा देंगे। तो ये चीज़ जो है मैं आपको लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। फिर इसके बाद में जो है यहाँ पे मैसेज दे दिया जिससे कि यूजर को पता चले कि उसे एंटर क्या करना है। फिर यहाँ पे इनपुट टाइप करके टेक्स्ट लिख दिया है, मतलब कि जो बॉक्स है इसको डिजाइन कर लिया है और लास्ट में जो है यहाँ पे बटन को डिजाइन कर लिया है, मतलब कि जो सबमिट वाला बटन है इसको डिजाइन करने के लिए कोड लिख दिया है। तो ये सारी चीजें जो हम आपको ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, मुझे लग रहा है आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर होंगी। अब बात करते हैं कि जिस पेज पे ये डेटा जाएगा, मतलब कि यहाँ से जो वैल्यू पोस्ट करेगा यूजर, वो जिस पेज पे जाएगी तो उस पर आपको क्या काम करना है उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले जो आपको ये वाला पेज सेव कर देना है और उसके बाद में जो आपको दूसरा पेज क्रिएट करना है, जिसमें कि जो आप कोड कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे जो है PHP का कोड रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो वैल्यू वहाँ पे पोस्ट की गई है उसको यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे पोस्ट मेथड और वहाँ पे जो वेरिएबल का नाम दिया था वो यहाँ पे लिख देंगे। मतलब कि मैं पीछे जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये जो नाम आपने यहाँ पे दिया है, देखिए रोल के नाम से नेम दिया है, तो ये नेम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जो पोस्ट मेथड लगाएंगे तो इसके अंदर जो रोल लिखेंगे वो आपका मैच करना चाहिए वहाँ पे लिखे हुए रोल से। जैसा वहाँ पे लिखा है नेम, वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है, तभी जो वहाँ से वैल्यू आएगी वो आपकी इस वेरिएबल में स्टोर होगी। और उसके बाद का जो कोड रहेगा वो आपका सेम रहेगा। आप लिखेंगे MySQL_connect, मतलब कि इस फंक्शन को लगाएंगे जिससे कि MySQL सर्वर से आप कनेक्शन बना सकें। तो लोकल होस्ट लिखेंगे, रूट लिखेंगे, पासवर्ड ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद में MySQL_select_db की हेल्प से आप क्या करेंगे, डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्वेरी लगा देंगे, क्वेरी में लिख देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल क्या हो, इस रोल नंबर के हो। जो वैल्यू वहाँ पे यूजर टाइप करे वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। बेसिकली यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा। तो ये रोल नंबर जिस स्टूडेंट का मैच करेगा उसकी डिटेल जो है आपकी ये क्वेरी डिस्प्ले करा देगी। और उसके बाद में MySQL_query फंक्शन की हेल्प से क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दिया है। देन यहाँ पे MySQL_fetch_row मेथड की हेल्प से जो रिजल्ट है उसको फैच कर लिया है। और फाइनली जो है रो के पास में जो डेटा आया उसको डिस्प्ले करा दिया, मतलब कि जो रो वाला वेरिएबल है इसके पास जो डेटा आया है उसको डिस्प्ले करा दिया है। इसके 0 इंडेक्स को प्रिंट कराया है, 1 को कराया है, 2 को कराया और 3 को कराया है। तो इस तरीके से जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको डेटा देखने को मिल जाएगा, मतलब कि जिसका भी रोल नंबर मैच करेगा उसका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए इसको भी जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले कोड को जो है कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जिससे कि जो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने कॉपी कर लिया है। चलते हैं Notepad++ में। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस कोड को
और इसको सेव कर देता हूँ मैं code1 के नाम से और यहाँ पे एक्सटेंशन लगा दूंगा मैं .php। ये मैंने सेव कर दिया है। इसके बाद में इस वाले कोड को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद में इसको अलग पेज पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ और इसका नेम मैं दे दे रहा हूँ code2.php। तो इस तरीके से सेव कर दिया है और यहाँ पे code1 वाले में जो है एक चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमने नेम लिखा है वो लिखना पड़ेगा हमें code2। यहाँ लिख देता हूँ मैं code2 और अब जो है इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने सेव कर दिया है और अब चलते हैं वेब ब्राउज़र में, वहाँ पे एक्सेस करते हैं इस code1 वाले पेज को। तो यहाँ पे मैं एक्सेस कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ code1, ये मैंने लिख दिया है, एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रोल नंबर मांग रहा है, मैं एंटर कर देता हूँ 1 और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा यहाँ पे तो 1 रोल नंबर का जो डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए मैं सबमिट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 रोल नंबर का जो डेटा है वो डिस्प्ले हो गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 3, सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 3 रोल नंबर वाले स्टूडेंट का डेटा आ गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो आप क्वेरी को क्रिएट करके जो डेटाबेस है उससे रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग का कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में जो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और स्टूडेंट अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।